हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.3 की। ठीक है बच्चों, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन क्या है, रिलेशन तो मैं समझा चुका हूँ आपको कि रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है ये सब समझा चुका हूँ। इमेज, प्री इमेज सब समझा दिया है मैंने आपको। आज हम बात करने वाले फंक्शन की, और फंक्शन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो आपको 11th और 12th बहुत ही हार्ड जाने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे समझना है, बहुत ही धीरे समझना है। मैं इसकी आपको लगभग 2 एवरेज बताऊंगा। इन अप्रोच के माध्यम से आप समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, बहुत ही धीरे समझेंगे। इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम बहुत ही धीरे समझेंगे और पूरा लगभग पूरा इसके टॉपिक को मैं लेने की कोशिश करूंगा कि आपको फंक्शन बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम बात करने वाले हैं फंक्शन की। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रीवियस जो रिलेशन में हमने यूज़ किए थे, क्योंकि जो रिलेशन होता है यानी कि जो फंक्शन होता है एक प्रकार का रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से। तो देखिए मैं यहाँ पर एक सेट ले लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, एंड एक अदर सेट बी ले लेते हैं, बी इज़ इक्वल टू 4 5 एंड 6। ओके, 2 सेट ले लिए हमने। अब देखिए इसमें हमने कुछ रिलेशन बताए थे, वो रिलेशन में R1 ले लेता हूँ। R1 इट इज़ इक्वल, हमने कहा था आपको कि एक्स वाई सच दैट y इज़ ग्रेटर देन x, है ना, y इज़ ग्रेटर देन x फॉर ऑल x इज़ बिलोंग टू a एंड y इज़ बिलोंग टू b। ओके, तो इस रिलेशन R1 को मैंने समझाया था आपको, ये क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म था। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक रिलेशन होता है, और रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर कैसे हैं, एक्स वाई के टर्म में है, जहाँ पर क्या होता है y इज़ ग्रेटर देन x। तो मैं ये कह सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे अगर x को मैंने अगर 1 लिखा तो y 4 हो सकता है, क्योंकि y इज़ ग्रेटर देन x है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर 1 3 भी, 1 5 4 के बाद 1 5 भी होगा, फिर 1 6 भी होगा, और फिर 1 तो हो गया ना। 1 देखो, 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, फिर अब 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 5 के साथ, फिर 2 का पेयर 6 के साथ, फिर 3 का पेयर 4 के साथ, फिर 3 का पेयर 5 के साथ, और फिर 3 का पेयर 6 के साथ। ओके, तो एक रिलेशन हो गया। और रिलेशन R2 मैंने आपको बताया था, ये सब कहाँ से ले रहा हूँ मैं, रिलेशन जब पार्ट समझाता हूँ वहीं पर समझाया था मैंने आपको। ठीक है, वही ले रहा हूँ मैं। अब R2 में ले लेते हैं, तो हम ये कह देंगे कि x, y सच दैट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, एंड फॉर ऑल x इज बिलोंग टू a एंड y इज बिलोंग टू b। ओके, तो इस रिलेशन R2 को हम इसका रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने कहा कि एक्स वाई के टर्म में लिखनी है। अब देखिए कि y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3, यदि मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की 1 प्लस 3 4 हो जाएगी, तो 4 हो गया। 2 रखते हैं तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। और कुछ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 3 तक ही है। उसके बाद रिलेशन R3 की बात करते हैं। R3 इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। चलो ठीक है ना, फॉर ऑल x इज बिलोंग टू a एंड y इज बिलोंग टू b। सो आई राइट नाउ R3 इज इक्वल टू कितना होगा, R3 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, अगर 1 रखते हैं 1 4 5 हो जाएगा, एंड फिर 2 रखते हैं तो 2 4 6 हो जाएगा, एंड 3 रखते हैं तो 3 4 7 हो जाएगा। बट 7 है क्या, नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा, तो इसको हम क्लीन कर देंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसमें। उसके बाद R4 की बात करते हैं। R4 इज इक्वल टू क्या होगा, R4 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ये होगा एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग टू ए एंड वाई इज बिलोंग टू बी। ओके, तो R4 इज इक्वल टू
क्या x y से बड़ा है, क्या x के एलिमेंट y से बड़े हैं, नहीं है, तो दिस इज फाई। ओके, तो यहाँ पर हमने 4 प्रकार के रिलेशन देख लिए, R1 R2 R3 R4, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए रिलेशन से हम अब फंक्शन की डेफिनेशन निकालेंगे। तो क्या है फंक्शन की डेफिनेशन, देखते हैं क्या कहता है कि समुच्चय, है ना। तो सबसे पहले तो हमको एक बात याद रखनी है कि फंक्शन जो होता है या फलन जो होता है, फलन, है ना, फलन एक विशेष प्रकार का, है ना, विशेष प्रकार का संबंध होता है, संबंध है। आपको ये बात याद रखनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। जो फंक्शन होता है वो एक प्रकार का रिलेशन होता है, ठीक है, सॉरी, जो फंक्शन है एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब फंक्शन एक विशेष प्रकार का रिलेशन है तो कैसे रिलेशन है, इसी को समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहता है इसकी डेफिनेशन, है ना, क्या कहा है उसने कि एक समुच्चय ए में एक समुच्चय बी का संबंध, हाँ, क्या लिखा है कि एक समुच्चय ए में एक समुच्चय बी, है ना, एक समुच्चय ए में एक समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है, f एक फलन कहलाता है, फलन कहलाता है, क्या कहलाता है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। ओके, तो क्या हो गया, क्या कहा है यहाँ पर कि एक समुच्चय ए में ए का समुच्चय है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या बोला फंक्शन में कि फलन एक प्रकार का क्या बोलता है, एक विशेष प्रकार का संबंध होता है एक समुच्चय ए में, है ना, एक समुच्चय ए में एक समुच्चय बी का संबंध, है ना, एक समुच्चय ए में एक समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है। यहाँ पर संबंध को f से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। देखो संबंध को इंग्लिश में क्या कहा था, रिलेशन कहा था, और रिलेशन को r से रिप्रेजेंट कर रहे थे। फलन को फंक्शन कहता है, फंक्शन को f से रिप्रेजेंट करता है। फलन कहलाता है यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव, ये बात को आपको याद रखनी है कि a का प्रत्येक अवयव, ठीक है, a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b में एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या कहा कि एक समुच्चय ए, देखो एक समुच्चय ए में एक समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है। संबंध को ही हमने क्या बोल दिया, f बोल दिए, फंक्शन बोल दिए। f कहलाता, फंक्शन f कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, है ना, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बनता है। तो अब देखो यहाँ ध्यान समझते हैं, हमने इस फर्स्ट रिलेशन में कहते हैं कि फर्स्ट रिलेशन एक है ना, ये जो फर्स्ट हमारे पास रिलेशन है, सेकंड रिलेशन है, थर्ड रिलेशन है एंड फोर्थ रिलेशन है। अब जो रिलेशन फर्स्ट है, जो रिलेशन R1 है, क्या वो फंक्शन है, देखते हैं। देखो अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट हो गए, यहाँ पर 4 5 और 6 एलिमेंट हो गए। अब देखिए इस 1 का पेयर 4 के साथ है तो 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 1 का पेयर 5 के साथ है तो 1 का पेयर 5 के साथ, फिर 1 का पेयर 6 के साथ है तो 1 का पेयर 6 के साथ,
फिर 2 का पेयर 4 के साथ है, चलो 2 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 3 5 के साथ है, 2 का पेयर 5 के साथ, फिर 2 का पेयर 6 के साथ, एंड 3 का पेयर 4 के साथ, चलो 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 6 के साथ। तो अब समझना है यहाँ पर ध्यान से, क्या कहा था कि एक समुच्चय ए में एक समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, चलो प्रत्येक अवयव दिख गया हमको, ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या इस एक का, इस 2 का, क्या इस 3 का केवल एक प्रतिबिंब बन रहा है सेट बी में? नहीं बन रहा है। तो ये दिया गया जो फर्स्ट रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, आपको ये याद रखना है कि दिया गया जो रिलेशन है फर्स्ट वाला ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, देखते हैं सेकंड। अब क्या कहा कि ए हो गया ये 1 2 3 एंड बी सेट हो गया ये 4 5 एंड 6। देखो 1 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 5 के, सॉरी 2 का रिलेशन 5 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 6 के साथ। देखो यहाँ पर ए के प्रत्येक अवयव, जो सेट ए है, समुच्चय ए है, इसके प्रत्येक अवयव का इस सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बना है एक और केवल एक प्रतिबिंब। यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट आ गए, इस प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पर एक और केवल एक ही, यानी इस सेट बी के एक और केवल एक ही जो एलिमेंट है उसके साथ इमेज बना रहा है या एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। तो जो सेकंड वाला रिलेशन है वो एक प्रकार का फंक्शन है। ये बात क्लियर हो गई, समझो ध्यान से। मैंने क्या कहा कि ये जो सेट ए है, इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इस सेट बी के प्रत्येक, यानी कि इस सेट बी के क्या कर रहा है कि एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, एक और केवल एक इमेज बना रहा है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो सेट ए है और सेट बी का जो रिलेशन है, जो रिलेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं थर्ड रिलेशन। क्या कहा यहाँ पर थर्ड रिलेशन, देख लीजिए। थर्ड रिलेशन के हिसाब से अगर मैपिंग करें तो 1 का पेयर 5 के साथ, चलो इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पर हम। देखो 1 का रिलेशन 5 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 6 के साथ, बट यहाँ पर 3 बज गया, ये 4 बज गया, इसकी कोई चिंता नहीं है हमें, पर यहाँ तो 3 बज गया ना, ये 3 बज गया। अब देखो 3 बज गया तो यहाँ पर क्या इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है ये रिलेशन? नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ए का प्रत्येक अवयव बोला था, पर यहाँ तो 3 छूट गया। जब 3 छूट गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये रिलेशन एक प्रकार का फंक्शन नहीं है, एक प्रकार का फंक्शन नहीं है। देखते हैं फोर्थ रिलेशन। अब फोर्थ रिलेशन में तो कोई भी मैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर एक भी इमेज नहीं बन रही है, तो यहाँ का प्रत्येक अवयव वाली बात खत्म हो गई, मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन से समझ में आ गया। एक बार फिर से डेफिनेशन पर कवर करते हैं हम कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, यानी जो फंक्शन होता है वो एक प्रकार का रिलेशन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। एक समुच्चय ए में एक समुच्चय बी का संबंध f एक प्रकार का फलन कहलाता है, मतलब संबंध ही एक फलन होता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाए। क्लियर हो गई डेफिनेशन? चलो ठीक। अब आपको एक बात और याद रखनी है, एक बात हमें ये याद रखनी है। वो बात क्या है समझते हैं। देखो मैं थोड़ा सा फिगर बना रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ए का प्रत्येक अवयव जो होता है, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, बी के किसी ना किसी अवयव के साथ क्या होना चाहिए, मैपिंग करना चाहिए। बात क्लियर हो गई। क्या याद रखनी है? सेकंड टर्म कि किसी भी, यदि एक सेट की बात करें, किसी एक सेट के एलिमेंट की बात करें, तो कोई दो, हमारे पास कोई भी एक अगर मान के चलिए एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट के कोई भी 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। यदि 2 इमेज बनती है तो वो रिलेशन एक प्रकार का फंक्शन नहीं है। तीसरी बात, हमको एक बात ये याद रखनी है कि यदि कोई भी सेट में 2 एलिमेंट है और इन 2 एलिमेंट की यदि एक ही इमेज बनती है तो ये इसका एक प्रकार का फंक्शन होगा, ये रिलेशन एक प्रकार का फंक्शन कहलाता है। कौन कौन सी बात याद रखनी है? पहली टर्म में कि ये जो सेट ए है, इस सेट ए में कि ए के प्रत्येक एलिमेंट, है ना, प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में इमेज बनना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए, किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज बननी चाहिए। अगर 2 इमेज बन गई तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब क्या बोलता है थर्ड बात में कि किसी भी 2 एलिमेंट की एक ही इमेज बन जाए तो रिलेशन एक प्रकार का फंक्शन होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। तो
इसको अगर जिस बच्चों को समझ में नहीं आएगा थोड़ा बहुत, तो एक बार वीडियो को पॉज करके पुनः देखिए, समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अब हम फंक्शन को सेकंड टाइप से देखेंगे। फर्स्ट टाइप मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट टाइप क्या समझाया था मैंने आपको कि रिलेशन है ना, रिलेशन के थ्रू फंक्शन को समझाया था कि रिलेशन से किस प्रकार से हम फंक्शन निर्मित कर सकते हैं, या फंक्शन जो था एक प्रकार का रिलेशन था, बताया था ना कि फंक्शन क्या एक प्रकार का रिलेशन है। ठीक है, अब आज हम दूसरे तरीके से देखने वाले हैं फंक्शन को, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि सर जब इतना सरल था तो आपने उतना क्यों बताए थे। तो बेटा देखिए, आपको सिर्फ फंक्शन को आपको देखना नहीं है कि फंक्शन क्या होता है, आपको समझना है ना। बेसिक चीज़ें हमको याद रखनी, क्योंकि बेसिक ही आगे काम आने वाली है। बाकी जो बताऊंगा उतने में तो एक्सरसाइज हो जाएगी। क्या आपको एक्सरसाइज पढ़ना है? नहीं ना, क्योंकि हमको एक्सरसाइज ही नहीं पढ़ना है, हमको फंक्शन को समझ के रखना है, क्योंकि ये 12th में भी काम आने वाला है। और 12th में काम आने के साथ साथ जब हम आगे की पढ़ाई करेंगे वहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, तो फलन क्या कहता है कि फलन एक प्रकार का संबंध है, ये मैंने बता चुका हूँ। उसके बाद देखते हैं कि हम फलन को एक नियम के रूप में देख सकते हैं। हम फलन को एक नियम के रूप में देख सकते हैं, और वो नियम क्या, देखिए ये नियम लिखा हूं मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x लिखा है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2x एक नियम है। ये क्या है? एक नियम है। अब देखिए इस फंक्शन की डेफिनेशन और होती है जो हम 12th में देखेंगे, क्योंकि देखो थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ते चलेंगे उसी हिसाब से देखते रहेंगे। अब ये 11th के हिसाब से देख रहे हैं हम यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन। तो एफ एक्स, अब देखिए कि यहाँ पर फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ फ्रॉम एन टू एन, मैं यहाँ पर अभी फंक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया हूँ कि एफ फ्रॉम एन टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर है ना। तो क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर एन क्या है? एन यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट सेट है, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो फर्स्ट सेट है ना, और ये सेकंड सेट है। ये हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, और ये क्या होगा? कोडोमेन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तब देखिए अगर अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर समझिएगा। देखो यदि मैं x की वैल्यू, यदि x इज इक्वल टू, हमने कहा कि 0 रख दिया जाए, x इज इक्वल टू कितना रख दिया जाए? 0 रख देंगे, तो कितना होगा? जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो f0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 है ना, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 0 होगा। ठीक है, अब यदि हम x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, मान के चलिए x इज इक्वल टू 1 रख दिए, जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो f1 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा? 2 हो जाएगा। यदि हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो कितना होगा कि f, x की जगह 2 रखेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि यदि हम 0 रख रहे हैं तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यदि हम 1 रख रहे हैं तो 2 प्राप्त हो रहा है, 2 रख रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त होगा। ऐसे ही हम अगर 3 रखते हैं तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 प्राप्त होगा। ऐसी और आगे प्राप्त होगी। अब देखिए ये क्या है? एक नेचुरल नंबर का सेट है नेचुरल नंबर का सेट। जब ये नेचुरल नंबर का सेट है तो यहाँ पर भी नेचुरल नंबर होगी। अब जब नेचुरल नंबर होगी तो भैया ये कोडोमेन भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो भी नेचुरल नंबर चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक होगी, है ना। तो देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और ये एक प्रकार का रिलेशन हो गया। ये कैसे रिलेशन हो गया कि यदि मैंने 1 रखा कि 1 का रिलेशन 0 का रिलेशन 0 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ, तो ऐसे ही क्या फाइंड हो गया? हमें एक रिलेशन फाइंड हो गया। ठीक है, एक रिलेशन फाइंड हो गया। और मैंने यही बताया था कि एक रिलेशन एक प्रकार क्या होता है कि एक फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का, है ना, एक क्या होता है? एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है। यही तो बताए थे हमने। तो यहाँ पर रिलेशन निकल गया, रिलेशन निकला ना। अब जब रिलेशन निकला ये कि 0 का रिलेशन 0 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ, हम इसको यदि वेन डायग्राम से देखिए वेन डायग्राम बना देते हैं। मैंने कहा अब यहाँ पर नेचुरल नंबर को वैसे वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ा समझने के लिए लिखते हैं। मैंने कहा कि 0 हो गया, सॉरी 0 तो नहीं, नेचुरल नंबर बोल रहे थे ना हमने, 0 नहीं, सॉरी। अब यहाँ पर हमने 1 2 3 बोल दिए, 2 भी देखे थे, 3 देख लेते हैं यहाँ पर 3, तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा? 3, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 0 वाली टर्म नहीं होगी क्योंकि नेचुरल नंबर बोले ना हमने। ठीक है, तब देखिए नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अपशॉन। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ नेचुरल नंबर देख लेते हैं, तो ये भी 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 एंड अपशॉन। ठीक है, ये वेन डायग्राम बन गया हमारा।
अब देखिए 1 की मैपिंग 2 के साथ, देखो 1 की इमेज 2 हो गई, फिर 2 की इमेज 4 हो गई, 3 की इमेज 6 होगी, 4 की इमेज 8 होगी, एंड ऐसे आगे बढ़ते चलेगा, ऐसे आगे बढ़ते चलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ ये जो फर्स्ट सेट है ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। ये जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सेट है, इसके ऑल एलिमेंट की यहाँ पर सेकंड स्टेट में क्या बन रही, इमेज बन रही है। तो क्या होगा, एक ये रिलेशन क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यदि इस रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना चाहे, है ना, अभी देखो ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना चाहेंगे तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन हो गया एक्स रखोगे तो हमको क्या प्राप्त फाइंड होने वाला है, एफ एक्स फाइंड होने वाला है। ठीक है, एक्स फाइंड एक्स रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको एफ एक्स प्राप्त होगा। और क्या कहता है, सच दैट, है ना, सच दैट। अब हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये संबंध है, एक नियम है, ये नियम है ना, वो नियम क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल, अगर हम बात करें फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग एक्स एंड एफ एक्स इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी प्राप्त हो गया, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म भी देख लिया हमने। तो आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा हो सर ये आप बता क्या रहे थे, फंक्शन बता रहे थे, आपने रिलेशन निकाल दिए। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब समझिए कि जो फंक्शन होता है वो एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है ना, एक क्या होता है, विशेष प्रकार का रिलेशन होता है। तो आपको ये याद रखनी है कि रिलेशन ही फंक्शन है, बट एक विशेष प्रकार का, जिसमें जो हमारे पास जो डोमेन होगी, है ना, डोमेन के एलिमेंट क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, और इस डोमेन के एलिमेंट की क्या होगी, कोडोमेन में अलग अलग इमेज फाइंड होगी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया रिलेशन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन समझ में आ रहा है कि फंक्शन क्या हो रहा है कि विशेष प्रकार का रिलेशन है। अब यहाँ पर आपको क्लियर भी होते चल रही है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो देख लीजिए अलग अलग है, जो डोमेन के एलिमेंट है सभी भिन्न भिन्न, इनकी इमेज भी भिन्न भिन्न बन रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यदि मैंने कहा कि एक अन्य रिलेशन लेते हैं, ठीक है, अब एक अदर रिलेशन लेते हैं, सॉरी एक रिलेशन एक फंक्शन लेते हैं, अदर फंक्शन, और उस फंक्शन को कहता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। यह एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अभी हमने कहा कि एक फंक्शन है, क्या लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। एक क्या है यहाँ पर, ये एक क्या है हमारे पास कि फंक्शन है, बट ये फंक्शन है या नहीं, अभी बात करेंगे। पहले तो हमको फंक्शन दिख रहा है कि नहीं सर ये एक नियम था, देखो एक प्रकार का एक नियम था, है ना, नियम है ये, देखो ये एक नियम है, बट ये फंक्शन है। अभी देखो ये हमने क्या बोले, ये फंक्शन है, बट कैसे फंक्शन है, अब फंक्शन है या नहीं है वो कैसे होगा, लेकिन ये आपको दिख रहा है कि फंक्शन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये फंक्शन नहीं है। अब कैसे वो समझते हैं। अब मैं यहाँ पर एक रिलेशन यहाँ पर अब हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ फ्रॉम आर टू आर, है ना। अभी तो आपको लग रहा है कि ये फंक्शन है, बट मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन नहीं है। वो कैसे फंक्शन नहीं है समझेंगे, ये टॉपिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही इसी पर आप आगे बढ़ते चलोगे, है ना, इस चैप्टर में, और ये समझ नहीं आएगा तो आगे कहीं समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, तो क्या हो गया, एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, ये टर्म है। अब ये देखिए, अगर मैंने कहा, यहाँ पर ध्यान समझना, अगर हमने कहा कि अगर x की वैल्यू, यहाँ पर समझेंगे इसको थोड़ा सा, क्या है कि यदि x इज इक्वल टू हमने कहा -2 रखते हैं, चलो ठीक है, x इज इक्वल टू -2 तो कितना हो जाएगा, f माइनस 2, एक्स की वैल्यू -2 कर दो, इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 -1 अपॉन 2 इंटू -2 कितना होगा -4 इज इक्वल टू 3 अपॉन -4। एंड इसी प्रकार से हम क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू -1 रख देते हैं, तब क्या होगा f माइनस 1 इज इक्वल टू, है ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये x स्क्वायर है तो -1 रख रहा हूँ, तो -1 का स्क्वायर 1 -1 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू -1। अब देखिए, अब देखो 1 - 1 0 अपॉन 1 हो गया। अब 0 अपॉन 1 हो गया, अब 1 से 0 बार पढ़ा पड़ेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू, यदि मैं 0 रख देता हूँ, अब 0 रख दिए तो क्या होगा, f ये हो गया 0, है ना, f 0 हो गया इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 - 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू -1 अपॉन 0 एंड दिस इक्वल टू इन्फाइनिटी। और इन्फाइनिटी मतलब नॉन डिफाइंड,
है ना, नॉन डिफाइंड हो गया। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर कि x की वैल्यू ऑल रियल नंबर क्या हो रही है, रियल नंबर -1 नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकती है, और साथ ही साथ इसके बीच में पॉइंट वाली भी वैल्यू होगी, इसके बीच में क्या होगी, पॉइंट वाली भी वैल्यू होगी। बट अब देखो थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, जब पॉइंट वाली वैल्यू होगी यहाँ पर, बट मैं पॉइंट वाली वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पॉइंट वाली कितनी सारी वैल्यू लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो अब हम यहाँ पर देखो कि x इज इक्वल टू -2 लिया था तो इतना आया था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर अब हमने क्या कहा कि हम -1 लेते हैं तो 0 हो रहा है, जब 0 ले रहे हैं तो नॉन डिफाइंड हो रहा है, तो नॉन डिफाइंड हो रहा है। अब एक बात हमको ये समझ में आ गई, अब हमने क्या कहे, इस रियल नंबर के भी यहाँ पर हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, बट फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर हो गई, ये रियल नंबर हो गई, ये -2 -1 0 1 2 3 अप सो ऑन, ठीक है। ये भी ले लेते हैं -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखेंगे कि -2 की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर कोई अदर नंबर आ गया था, ठीक है, आया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पर 1 रखे थे तो कुछ भी कुछ मैपिंग आई, -1 रखे थे तो कुछ और आया था, यानी 0 आ गया था, ठीक है। लेकिन 0 रखे तो 0 तो नॉन डिफाइंड हो गया ना, तो मतलब ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, नॉन डिफाइंड हो गया। ये तो 0 जब नॉन डिफाइंड हो गया मतलब इस 0 की कोई इमेज नहीं बनी हमारे पास, कोई इमेज बनी क्या, जब इमेज नहीं बनी तो क्या हुआ कि ये जब 0 की इमेज नहीं बन रही है मतलब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, ये क्या फुलफिल कर रही है, यहाँ पर नहीं कर रही है, क्योंकि सेट ए के एवरी एलिमेंट, है ना, इस फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट क्या होने चाहिए थे, यहाँ पर कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए थी, बट 0 की इमेज बनी क्या, नहीं, तो नॉन डिफाइंड हो गया, मतलब ये एक प्रकार का फंक्शन नहीं है। अब इसको फंक्शन बनाना है हमें, तो इसको फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो फंक्शन बनाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ क्लीन कर रहा हूँ, देखिए कैसे राइट करेंगे इसको। ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से 0 को ही हटा दूँ मतलब r -0, है ना, r -0 टू r, यदि मैं इस रियल नंबर में से यदि 0 को माइनस कर दूँ, यानी 0 को हटा दूँ, तो क्या हो गया कि f फ्रॉम r -0 इस टेस्ट टू कितना हो गया r, है ना। या अब आप ऐसे बोल सकते हैं f फ्रॉम r -0 टू r, यानी कि इस डोमेन में हमने 0 नहीं रखा। अब इस डोमेन में 0 नहीं रखा तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, रियल नंबर प्राप्त हो रही है, मतलब अब ये क्या बन गया, एक प्रकार का फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन है, अब क्या है, ये फंक्शन है। अब समझ में आई बात कि फंक्शन कैसे हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि सर अभी तो आपने बता दिया कि ये 0 पर नॉन डिफाइंड हो रहा है ना, 0 पर नॉन डिफाइंड हो रहा है, तो आपने बोल दिया कि f फ्रॉम r -0 टू r हो गया। अब ये समझ में आ गई, लेकिन सर यहाँ पर ऐसी भी तो कुछ वैल्यू हो सकती है जिस पर ये फंक्शन नॉन डिफाइंड हो सकता है ना, जिस पर ये फंक्शन नॉन डिफाइंड हो सकता है। तो सर इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर डिपेंड एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसको समझते हैं। अब ये कैसे 0 पर, और मैं ये भी कह देता हूँ कि सर ये कि बेटा ये ओनली 0 पर ही नॉन डिफाइंड है, बाकी ऑल वैल्यू पर ये क्या हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है। ये समझते हैं कि कैसे 0 पर ही नॉन डिफाइंड हो रहा है। तो देखो क्या दिया गया फंक्शन f(x), है ना, f(x) इज इक्वल टू x² -1 अपान ये हो गया 2x। अब देखिए जब भी आपको फंक्शन को देखना है कि किन किन वैल्यू पर नॉन डिफाइंड है, उसके लिए आपको ये जो डिनोमिनेटर रहता है, हर रहता है, इस हर को 0 के इक्वल ले लेना है। अब देखो 2x इज इक्वल टू 0 एंड 2 को ट्रांसफर इधर करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.2 एंड 0.2 मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा, 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या है, नॉन डिफाइंड है। x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, नॉन डिफाइंड है, इसलिए आप इसको बोलेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर x इज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि x बराबर 0 है तो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन यदि x बराबर 0 नहीं है तो ये फंक्शन होगा। अब एक बात यहाँ पर और एक बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पर जब भी कोई भी जैसे इस प्रकार से कोई हमारे पास टर्म नहीं दी रहेगी कि f फ्रॉम r टू r है, हाँ, तो आपको याद रखनी है कि हमेशा रियल नंबर पे ही फंक्शन को क्रिएट किया जाता है ना, समझा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है। अब देखो अब दूसरा और देख लेते हैं, इसको क्लीन कर देता हूँ। दूसरा फंक्शन लेता हूँ कि मान लिया जाए f(x) इज इक्वल टू x² + 1 और ये हो जाएगा x² -1 अपान ये हो जाएगा x + 2, ठीक है। अब देखिए कि किस पॉइंट पर ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, तो इसको निकालने के लिए मैंने बताया था बीच कि जो हर रहता है उसके बराबर 0 ले लो, तो x + 2 इज इक्वल टू 0, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू -2, है ना, x इज इक्वल टू -2 मतलब x इज
नॉट इक्वल टू -2 यानी x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन नॉन डिफाइंड है, मतलब x इक्वल टू -2 नहीं होना चाहिए। मतलब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, f फ्रॉम r -2 टू r, तब ये फंक्शन कहलाएगा। अगर ये x इज इक्वल टू -2 होता है तो ये फंक्शन नहीं है, यानी कि x इज इक्वल टू -2 पर ये फंक्शन नॉन डिफाइंड होता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे ही और देख सकते हैं अदर, और हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल और क्या हो सकता है, तो इसको क्लीन कर देते हैं, अदर लेते हैं यहाँ पर, चलिए इसको क्लीन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब यदि fx आ जाए, fx इज इक्वल टू x² +1 इंटू x² -1 हो जाए अपान x + 2 और x + 3 ये लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर नॉन डिफाइंड हो जाएगा, तो आपको हर के बराबर ही लेनी है। तो x + 2 इज इक्वल टू 0 ले लो और x + 3 इज इक्वल टू 0 ले लो। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू -2 और यहाँ निकल जाएगा x इज इक्वल टू -3। मतलब ये फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 और -3 पर नॉन डिफाइंड है। मतलब कि x इज इक्वल टू -2 भी नहीं होना चाहिए और x इज इक्वल टू -3 भी नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आ गया कि एक जब कोई भी फंक्शन दिए रहेंगे उसमें किस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफाइंड हो गया, कैसे याद कर सकते हैं आप। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब इतना समझ में आ गया ना, अब फंक्शन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फंक्शन हो गया, इसके बाद देखिए फंक्शन, अब हमने इतने देख लिए फंक्शन को। अब देखते हैं कि वास्तविक फलन क्या होते हैं, है ना। वास्तविक फलन, वास्तविक फलन। अब वास्तविक फलन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू x² -1 अपान 2x, ठीक है। जहां पर हम बात कर रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए कि रियल फंक्शन क्या होते हैं, कि ऐसे फंक्शन, है ना, या रियल फंक्शन ही तो है, वास्तविक फलन मतलब रियल फंक्शन, ठीक है। तो रियल फंक्शन क्या होते हैं कि ऐसे फंक्शन जिसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, रियल नंबर के सबसेट होने चाहिए। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसी को समझते हैं कि देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर यदि मैं x की कोई भी वैल्यू रखता हूँ 0 को छोड़कर, है ना, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की इक्वल 0 नहीं लेनी है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, जो डोमेन की बात करूँगा, डोमेन सबसेट R क्या हो जाएगा, सबसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेन सबसेट इक्वल टू क्या होगा, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर होगा, है ना। अब यहाँ पर ऑल रियल नंबर होगा। अब देखो रियल नंबर है, सबसेट इक्वल टू है, मतलब 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पर ही कोडोमेन देख लो, कोडोमेन की बात करते हैं, कोडोमेन ये भी सबसेट R है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। मतलब डोमेन और कोडोमेन ही क्या है, यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। अब देखो डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर है, यानी ऐसे फंक्शन जहां पर डोमेन और कोडोमेन दोनों, है ना, डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हो जाए, बोलो, रियल नंबर हो जाए, वहां पर। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे लिखा मैंने डोमेन और कोडोमेन। देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे डोमेन में, x की वैल्यू तो आप क्या करोगे, ऑल रियल नंबर में से ही लोगे। और कोडोमेन को देखोगे आप, कोडोमेन तो जब आप रियल नंबर रखते हो तो कोई ना कोई रियल नंबर ही इमेज उसकी फाइंड होगी कि नहीं, अभी जो बताया था मैंने फाइंड होगी। तो क्या हो गया, जब डोमेन भी निकला तो ऑल रियल नंबर निकली, कोडोमेन भी निकला तो ऑल रियल नंबर निकला। जब डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है तो क्या होंगे, दिया गया फंक्शन कैसा कहलाता है, आपका वास्तविक फलन कहलाता है, और रियल फंक्शन कहलाता है, ठीक है, वास्तविक फलन कहला आपका। अब देखिए कि दूसरी बात, यहाँ पर ये वास्तविक फलन तो समझ में आ गया, लेकिन कई बार आता है रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है वास्तविक मान फलन। अब वास्तविक मान फलन क्या होता है, तो देखिए वास्तविक मान फलन क्या होता है। तो पहले तो रियल फंक्शन समझ में आ गया ना आपको, कि जिसमें डोमेन और कोडोमेन क्या होंगे,
रियल नंबर होंगे। लेकिन वास्तविक मान फलन का मतलब होता है, या इसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ, रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। वास्तविक मान फलन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन रियल नंबर हो, ये जरूरी नहीं है, बट कोडोमेन रियल नंबर होने चाहिए, है ना। जिसमें डोमेन क्या हो, डोमेन रियल नंबर हो, ये जरूरी नहीं है, बट कोडोमेन रियल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो मैंने कहा कि एक सेट है मेरे पास ए इज इक्वल टू, एक हम बात करते हैं, मानते हैं कि सबसे पहला है ये हो गया, हम एक बात लेकर के चलते हैं। जैसे एक सेट ए हो गया जिसके एलिमेंट हो गया आन्या, है ना। एक हो गया बंटी, कोमल नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं आन्या, बंटी, राम, श्याम। चलो हमने ये 4 बच्चों के नाम ले लिए, 11th क्लास के बच्चे, मान के चलो 11th क्लास के बच्चे हैं, और एक सेट भी ले लिया। अभी उस 11th क्लास में मान लो 60 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। 1 2 3 4 अप टू 60, ठीक है। मतलब कि सेट ए क्या हो गया, यहाँ पर 11th क्लास के कुछ बच्चों का सेट हो गया, और सेट बी क्या हो गया, यहाँ पर 11th क्लास के बच्चों का क्या हो गया, ये रोल नंबर हो गया, मान के चलो, ठीक है। अब रोल नंबर हो गया, तो अब देखिए कि यहाँ पर जब सेट बनाएंगे तो मैं आन्या को ए कह देता हूँ, बंटी को बी कह दिए, राम को आर कह दिए, और श्याम को एस कह दिए हमने। अब देखिए यहाँ पर ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, 1 2 3 4 अप टू 60। तो मैं ये कह देता हूँ कि मान लिया जाए कि ये जो आन्या है इसका रोल नंबर 1 हो गया, बंटी है इसका रोल नंबर 3 हो गया, राम है इसका रोल नंबर 4 हो गया, और श्याम है इसका रोल नंबर 60 हो गया। समझ में आ गई इतनी बात? तो क्या हो गया कि यहाँ पर जब देखोगे आप तो ये डोमेन होंगे, डोमेन के एलिमेंट हो गए। जब ये डोमेन के एलिमेंट है तो डोमेन के एलिमेंट क्या हो रहे हैं देखो, डोमेन के एलिमेंट रियल नंबर है क्या? नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। लेकिन कोडोमेन के एलिमेंट कैसे हैं? रियल नंबर है, रियल नंबर है ना ये। जब ये डोमेन के जो डोमेन है, डोमेन के एलिमेंट रियल नंबर नहीं है, और कोडोमेन के एलिमेंट कैसे है? रियल नंबर है। तो ऐसे ही फलन को, ऐसे फंक्शन को क्या होते हैं कि जिसमें डोमेन क्या हो, रियल नंबर नहीं होती, लेकिन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एक रियल नंबर का सबसेट होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन या वास्तविक मान फलन कहते हैं। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो यहाँ तक वास्तविक फलन भी समझ में आ गया, वास्तविक मान फलन भी समझ में आ गया।